हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूजीसी, एनटीए, नेट जेआरएफ में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण नाटकों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम अपना पहला नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा लेकर आए हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है और ये वीडियो आपके काम की है तो आप वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अंधेर नगरी नाटक की कथा वस्तु के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा के नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और इसका रचनाकाल 1981 ईस्वी है। यह एक लोक कथा पर आधारित नाट्य रचना है। लोक कथा पर आधारित नाट्य रचना है जिसमें नाटककार भारतेंदु ने राज्य व्यवस्था, जाति प्रथा, उच्च वर्गों की काहली और खुशामदी की तीखी और समर्थ आलोचना की है। आपको पता है फ्रेंड्स, अंधेर नगरी एक प्रहसन नाटक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे आप जरूर नोट करें। अंधेर नगरी एक प्रहसन नाटक है जो 1881 ईस्वी में किसी जमींदार को लक्षित करके एक ही बैठक में नेशनल थिएटर के लिए लिखा गया था। इसके बारे में भी कई प्रश्न आते हैं कि भारतेंदु ने एक दिन में कौन सा नाटक लिखा या एक रात में कौन सा नाटक लिखा। तो यही वो नाटक है जिसे एक ही बैठक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। फ्रेंड्स, इस प्रहसन नाटक का उद्देश्य लोभ वृत्ति और चौपट राजा की परिणत का वर्णन करना है। साथ ही नाटककार का उद्देश्य ये बताना भी है इस नाटक में कि जिस राज्य में चौपट राजा जैसा शासक हो, जहाँ विवेक अविवेक का भेद न किया जाए, वहाँ की प्रजा की दशा अत्यंत दयनीय और दुखद होती है। फ्रेंड्स, इस नाटक में कुल दृश्यों की संख्या 6 है। तो दृश्यों के बारे में बात करें तो पहले दृश्य में महंत जी जो गुरु हैं वो अपने 2 चेले नारायण दास और गोवर्धन दास के साथ उनका आगमन होता है। गुरु महंत अपने दोनों शिष्यों को लोभ वृत्ति से बचने का उपदेश देकर उन्हें दूर से किसी सुंदर दिखने वाले शहर में भिक्षा हेतु भेज देते हैं। और दूसरे दृश्य की बात करें तो उसमें बाजार का दृश्य है जहाँ कबाब वाला, चने जोर गरम वाला, नारंगी वाला, हलवाई, मुगल, पाचक वाला, मछली वाला, जात वाला, बनिया इत्यादि की दुकानें लगी हुई हैं जो सभी अपनी अपनी चीज़ें टके सेर के भाव से बेच रहे हैं। और गोवर्धन दास जो बहुत लालची प्रवृत्ति का इंसान है, इन विक्रेताओं की भांति भांति की आवाज़ें सुनकर बड़ा आनंदित होता है। वो प्रसन्न होकर कहने लगता है कि वाह, यहाँ हर चीज़ टके सेर की है। और वो खुश होकर कहता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तीसरे दृश्य की बात करें तो गोवर्धन दास अंधेर नगरी के बाजार से जो टके सिर भाव से खरीदी गई 3.5 सेर की मिठाइयाँ हैं उन्हें गुरु महंत और नारायण दास के सम्मुख रखता है। और जब गुरु महंत जी को उस नगरी का नाम और सभी वस्तुओं के भाव का पता चलता है तो महंत जी कहते हैं कि ऐसी नगरी में रहना कतई उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर से ही खाजा मिलता हो। वो कहते हैं कि सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजे बास। फ्रेंड्स, तीसरे ही दृश्य में गुरु महंत उस अंधेर नगरी में नहीं रहना चाहते और अपने दोनों शिष्यों गोवर्धन दास और नारायण दास को वहां से तुरंत चलने के लिए कहते हैं। लेकिन लोभी गोवर्धन दास गुरु महंत की शिक्षा के विरुद्ध वही अंधेर नगरी में रहना पसंद करता है। महंत उसे सावधान भी करते हैं कि कभी संकट पड़े तो हमें याद जरूर करना, और वो अपने दूसरे शिष्य नारायण दास के साथ वहां से चले जाते हैं। चतुर्थ दृश्य में देखें तो ये राज्यसभा से संबंधित है जहाँ राजा मंत्री का दरबार सजा हुआ है। यहाँ एक फरियादी राजा से न्याय की गुहार करता है कि उसकी बकरी कल्लू बनिए की दीवार गिरने से दबकर मर गई है, उसे न्याय प्रदान किया जाए और दोषी को दंड दिया जाए। राजा कल्लू बनिए की दीवार को पकड़कर लाने का आदेश देता है। तब उसे मंत्री द्वारा बताया जाता है कि दीवार नहीं लाई जा सकती है।
तो राजा उसके भाई, लड़का, दोस्त किसी को भी पकड़कर लेकर आने के लिए आदेश देता है। मंत्री के यह बताने पर कि दीवार ईंट चूने की होती है और ईंट चूने का तो कोई भाई बेटा होता नहीं है, तो राजा कल्लू बनिए को बुलाते हैं। और इसी क्रम में कल्लू बनिया कारीगर को, कारीगर चूने वाले को, चूने वाले भिस्ती ने कसाई को, कसाई गरीडिया को दोषी ठहरा देता है और गरीडिया ने अपनी गलती को कोतवाल के ऊपर डाल देता है। कोतवाल अंत में राजा कोतवाल को ही फांसी देने का आदेश सुना देते हैं। पांचवें दृश्य की बात की जाए तो गोवर्धन दास को 4 प्यादे या सिपाही फांसी पर चढ़ाने के लिए पकड़ के ले जाते हैं। जब वो उसका कारण पूछता है तो बताते हैं वे कि कोतवाल की गर्दन पतली है और फांसी का फंदा बड़ा है। तो राजा ने हुक्म दिया है कि जो भी इस राज्य में मोटा ताजा हो, जिसकी गर्दन इस फांसी में आ जाए, उसे पकड़ कर लेके आओ। राजा का हुक्म होने के कारण, और आप मोटे हैं, खा पी कर के मोटे हुए हैं, इसलिए हम आपको पकड़ के फांसी देंगे, हम तो हुक्म के बंदे हैं। और इस प्रकार गोवर्धन दास अपने गुरु को याद करते हुए रोने लगता है कि मेरे गुरु ने सच कहा था, मुझे इस अंधेर नगरी में नहीं रहना चाहिए। छठवें दृश्य की बात करें तो यह दृश्य शमशान का है, जहां गोवर्धन दास को 4 सिपाहियों ने पकड़ के रखा है और उसके बाद वो रोता गिड़गिड़ाता राजा के सामने प्रार्थना करता है। तभी अचानक अपने गुरु को याद करता है और महंत जी वहाँ उपस्थित होते हैं और सारा सब कुछ जानने के बाद अपने शिष्य के कान में उपदेश देते। उसके बाद शिष्य गोवर्धन दास और गुरु महंत दोनों परस्पर फांसी चढ़ने के लिए होड़ करने लगते हैं। सिपाही, राजा, मंत्री सभी चकित रह जाते हैं कि ये क्या गोलमाल है। चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा। राजा के पूछने पर गुरु महंत बताते हैं कि ये इतनी अच्छी साइत है या शुभ घड़ी है कि जो मरेगा वो सीधे वैकुंठ जाएगा। गुरु की इस बात को सुनकर मंत्री कोतवाल फांसी पर चढ़ने के लिए उतावले होने लगते हैं। तब राजा कहते हैं कि नहीं, वैकुंठ कौन जाएगा, मेरे रहते हुए वैकुंठ कोई और नहीं जा सकता, वैकुंठ मैं जाऊंगा। अंत में राजा को ही फांसी चढ़ा दिया जाता है और यहीं पर ये नाटक समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये नाटक की कथा वस्तु हो गई। मैंने आपको पहले भी बताया इसमें दृश्यों की संख्या 6 है और 6 दृश्यों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब देख लेते हैं इसमें प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो इस नाटक के प्रमुख पात्रों में महंत हैं जो गुरु हैं, और नारायण दास और गोवर्धन दास जो महंत गुरु के दोनों शिष्य हैं, जिसमें गोवर्धन दास इसमें प्रमुख रूप से पात्र है क्योंकि यह एक लोभी लालची पात्र है। इसके अलावा राजा, मंत्री, कोतवाल, हलवाई, पानवाला, कबाड़वाला, भिस्ती आदि प्रमुख पात्र हैं। पात्रों के बारे में अगर बात करें तो गुरु महंत इस नाटक के मुख्य पात्रों में आते हैं और ये नारायण दास और गोवर्धन दास के गुरु हैं। इनके बारे में कहा जाए तो इस पूरे नाटक में ये एकमात्र विवेकशील पात्र हैं। और इनके चरित्र के बारे में कहा जाए तो अंधेर नगरी नाटक में महंत का चरित्र एक राम भक्त संत और गुरु के रूप में सृजित किया गया है, जो भिक्षा लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, समझदार हैं, विवेकशील हैं, निर्लोभी हैं, दूरदर्शी हैं और संकट के समय में शिष्य को उद्धारक के रूप में इस पूरे नाटक में वो चित्रित किए गए हैं। दूसरा प्रमुख पात्र इसमें गोवर्धन दास है जो गुरु महंत का शिष्य है। इस पूरे नाटक में गोवर्धन दास का चरित्र लोभ वृत्ति के प्रतीक के रूप में सृजित किया गया है। वो अत्यंत लोभी है, पेटू है, चटोरा और मोह माया से ग्रस्त है। अंधेर नगरी के बाजार में हर चीज़ जब टके सेर देखता है तो वो इतना आनंदित होता है कि वो प्रतिदिन भरपेट मिठाई खाने के लाभ से वो वहाँ से जा ही नहीं सकता वापस, और वो अपने गुरु की आज्ञा को ठुकरा देता है। कुल मिलाकर कहें तो गोवर्धन दास का चरित्र एक लोभ का पुतला है। तीसरा प्रमुख पात्र है राजा। अंधेर नगरी नाटक में राजा का चरित्र अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो बहुत ही अन्यायी राजा है, विवेकहीन राजा है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ब्रिटिश सरकार की अंधेरगर्दी, कुशासन, अविवेकपूर्ण न्याय व्यवस्था पर प्रहार करने के लिए नाटककार भारतेंदु ने राजा का चरित्र गढ़ा है। ये तो हो गई प्रमुख पात्रों की बात। अब संवाद की दृष्टि से देखें तो गिरीश रस्तोगी जी का कथन जो अंधेर नगरी नाटक के बारे में है वो ये कि संवाद की विशेषता वाचालता नहीं वाग्मिता है। ये प्रमुख लाइन है जो मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है, आप इसे जरूर देखें। इसके अलावा भाषा शैली की बात करें तो अंधेर नगरी नाटक एक व्यंग्यपूर्ण नाटक है। अंधेर नगरी की भाषा की अन्य अगर विशेषताओं की बात करें तो सरलता, स्वाभाविकता, प्रवाहमयता एवं पात्रानुकूलता इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अंधेर नगरी की शैली पारसी रंगमंच की शैली है। अंधेर नगरी मूलतः लोक चेतना का लोक नाट्य शैली में बधा नाटक है। ये कथन भी गिरीश रस्तोगी जी का है उसकी भाषा और शैली के बारे में। नाटक का उद्देश्य देखें तो इस प्रहसन के दो मुख्य उद्देश्य हैं। अविवेकी, प्रमादी, मूल्यहीन राजा की परिणति का दिग्दर्शन कराना कि जिस भी राज्य में ऐसा राजा होगा वहाँ की प्रजा कभी सुखी नहीं हो सकती है। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपा ही नसै जैसे चौपट राज। इस नाटक का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है गोवर्धन दास के द्वारा मनुष्य की लोभ वृत्ति पर व्यंग करना कि लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी न कीजिए या में नरक निदान। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने नाटक की कथावस्तु को पूरे विस्तार से देखा, दृश्यों के बारे में विस्तार से पढ़ा, पात्रों का परिचय लिया, इसके अलावा संवाद के बारे में जाना, भाषा शैली के बारे में पढ़ा, नाटक का उद्देश्य जाना। अब जो प्रमुख और आखिरी चीज़ बचती है वो है अंधेर नगरी चौपट राजा को किसने क्या कहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कालजयी कृति, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस नाटक को कालजयी कृति कहा है। क्लासिकल कृति कहा है विपिन अग्रवाल जी ने। अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का दूसरा नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का दूसरा नाम है, ये कहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। इस नाटक को शुद्ध प्रहसन कहा है गोपीनाथ तिवारी ने। अंधेर नगरी में यथार्थपरकता और शैलीबद्धता का बड़ा आकर्षण मिश्रण है, ये कहा है नेमीचंद्र जैन ने। तो फ्रेंड्स, ये था आपका वीडियो जो अंधेर नगरी चौपट राजा के बारे में था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नाटक के साथ। थैंक यू।